नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका अपने इस अपार्टमेंट लॉ अवेयरनेस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी एडवोकेट आनंद मिश्रा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को अपनी ग्रुप हाउसिंग के कॉमन एरियाज़ फैसिलिटीज़, आईएफएमएस, सिंकिंग फंड आदि का हैंडओवर बिल्डर से प्राप्त करना चाहिए। वो कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन सी सावधानियां हैं या वो कौन से स्मार्ट एक्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपार्टमेंट के कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ का हैंडओवर एक टाइम बाउंड मैनर में ले सकते हैं। मेरे साथी एडवोकेट आनंद मिश्रा इन सब बिंदुओं पर इन्होंने अपने अलग अलग रिसर्च के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और उन क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास करूंगा। और उस प्रयास के पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं अपार्टमेंट एक्ट और हाई कोर्ट आदि के जजमेंट्स वगैरह होंगे और उन्हीं के बेसिस पर मैं ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। जी आनंद। नमस्कार। हैंडओवर से पहले बहुत संक्षेप में हम बात कर लेते हैं अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये देखा जाता है कि इनका जो गठन होता है फॉर्मेशन एओए का, वो किसी सोसाइटी में बहुत पहले होता है, किसी में काफ़ी लेट होता है, जिसमें ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो एक एओए के फॉर्मेशन के लिए राइट स्टेज क्या है, किस स्टेज पे आके उसका फॉर्मेशन करना चाहिए और किस स्टेज पे आके फिर एओए को हैंडओवर लेना चाहिए, तो इस बारे में बात करते हैं हम प्रशांत सर से। थैंक यू आनंद। देखिए, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो है वो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट की धारा 14 के अनुसार रजिस्टर कराया जाता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उसके अनुसार से, और ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट में दी हुई है। तो जो ओरिजिनल एक्ट है हमारा 2010 का, उसके अनुसार 33% यानी कि 33% ऑफ ऑक्यूपेंसी जैसे हो जाती है ऑफ ऑल दी अपार्टमेंट जो कि ग्रुप हाउसिंग में बन रहे हैं, उसका अगर 33% ऑक्यूपेंसी हो गया तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन रजिस्टर कराया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेकिन एक 2016 का अमेंडमेंट आया जिसमें कि इस लिमिट को बढ़ा करके 60% किया गया, यानी कि 60%। पर क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जो 2016 का अमेंडमेंट है, क्या वो आज के दिन में एनफोर्स्ड हैं कि नहीं, यानी कि क्या उनको जो आपके 2016 के अमेंडमेंट हैं उसके सेक्शन 2 के हिसाब से ये दिया गया है कि ये उस दिन से लागू होंगे जिस दिन कि इसको ऑफिशियल गैजेट में अलग से नोटिफाई किया जाए। तो ये जो अलग से नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर अभी भी संशय है कि ये जारी हुआ है कि नहीं। मेरी जानकारी में आज तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जो कि ये कहे कि ये लागू हो चुका है। इस तरह का सवाल डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय और इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, जहाँ पर कि डीआर ने एक सोसाइटी रजिस्टर हुई, एक अपार्टमेंट ओनर रजिस्टर हुआ, और ये कहकर बाद में डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा बिल्डर की शिकायत पर उस एसोसिएशन को निरस्त कर दिया गया, उसके रजिस्ट्रेशन को, कि आपके यहाँ जो ऑक्यूपेंसी है, मतलब जो टोटल पोजीशन में फ्लैट्स हैं वो 60% से कम है। तो जब डीआर द्वारा इसको निरस्त किया गया तो उसकी डायरेक्ट रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दाखिल हुई, और वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट गवर्नमेंट से 3 डेट दी गई उसको ये मंगाने के लिए क्या ये आपका अमेंडमेंट लागू है कि नहीं। तो 3 डेट्स पर ये अमेंडमेंट लागू होने का प्रमाण नहीं दे पाई स्टेट गवर्नमेंट, तो तीसरी डेट पर इसको उस आदेश को स्टे कर दिया गया। तो अभी तक की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से 33% पर एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को आज दिनांक जनवरी 2021 में 33% पर रजिस्टर कराया जा सकता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जजमेंट डिज़ाइन आर केस में जो जजमेंट दिया गया है, उसके बाद से एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है, ये भी एक समस्या ये भी पैदा हो रही है कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन तो ओसी और सीसी के पहले ही हो जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके पहले फॉर्मेशन एओए का हो जा रहा है। और अपार्टमेंट एक्ट सेक्शन 14 कहता है कि एओए का फॉर्मेशन हो गया तो प्रोजेक्ट का हैंडओवर, उसका डीम्ड हैंडओवर हो जाता है। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं है वहाँ पे हैंडओवर एक आइडियल हैंडओवर कैसे हो सकता है, उसमें कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन है कि कैसे इसका हैंडओवर हो सकता है। पर देखिए, जो पूरा एक आइडिया है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट बनाने का, अगर आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट का अगर आप अपार्टमेंट एक्ट उठाकर देखेंगे तो उसका नाम होगा ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट एक्ट। पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र अपार्टमेंट एक्ट ऐसा है जिसमें कि अपार्टमेंट
उसका नाम है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस। तो ये कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट कर रहा है, ओनरशिप को रेगुलेट कर रहा है और साथ में मेंटेनेंस को भी कर रहा है। बाकी स्टेट के जो हैं अपार्टमेंट एक्ट वो सिर्फ ओनरशिप को रेगुलेट करते हैं। तो जो इनका उत्तर प्रदेश में ये जब कहा हुआ कि भाई इतनी आबादी बढ़ रही है और हमारे सिटीज़ में जो हमारे फर्टाइल लैंड है वो ख़त्म होंगे, तो ग्रुप हाउसिंग यानी कि वर्टिकल डेवलपमेंट की बात आई। तो वर्टिकल डेवलपमेंट अगर होगा तो उसके कॉमन एरियाज़ को कौन मैनेज करेगा, क्योंकि वहाँ पर नगर निगम जा कर के उन सोसाइटीज़ को मैनेज करे वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नगर निगम की कार्यशैली सभी को ऑलरेडी पता है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट बिल्डर की जो है एक परमानेंट कॉलोनी बन जाए और वहाँ पे वो अपने मनमाफिक रेट्स लगा करके लोगों से मेंटेनेंस कलेक्ट करता रहे और घर खरीदने के बाद भी आप उसमें किराएदार जैसा महसूस करें। इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपार्टमेंट एक्ट बनाया और उसमें ये कहा कि आप 33% होने पर ऑक्यूपेंसी आप अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बना लीजिए और उसके बाद जिस दिन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बन गई उस दिन से डीम्ड हैंडओवर हो जाएगा। अब रही बात आती है कि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही रजिस्टर होना चाहिए, तो इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिज़ाइनर केस में ये क्लियर किया है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द बिल्डर एंड बिल्डर हैज़ अ इंटरेस्ट टू डिले इट, क्योंकि वो पोजीशन तो दिए जा रहा है और ये बात सबको पता है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पोजीशन नहीं देना चाहिए। लेकिन बिल्डर्स बिल्डिंग पूरी रेडी कर देते हैं, उनके कुछ बकाए होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स बचे होते हैं या फिर कुछ नॉन कंप्लायंसेस होते हैं जिनको उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता और वो उसका बहाना ले करके जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचते हुए हैंडओवर नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है उस मिसचीफ को भी रोकना कि परमानेंट कहीं ये एक्सटॉर्शन की कॉलोनी ना बन जाए। पर इस एक्ट के आने के बाद भी, डिज़ाइन आर का जजमेंट आने के बाद भी, मुझे लगता है आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से बिल्डर अपनी बनाई हुई कॉलोनीज़ को नहीं छोड़ना चाहते, ग्रुप हाउसिंग्स को नहीं छोड़ना चाहते और रेट पे रेट बढ़ाते जाते हैं और सर्विसेज दिन ब दिन कम करते जाते हैं जैसे जैसे उनके फ्लैट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाते हैं। और जिस सोसाइटीज़ में 100% फ्लैट बिक गए हों और उसकी मेंटेनेंस अगर बिल्डर के पास हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की मेंटेनेंस कैसी चल रही है या चल रही होगी। तो ये कहीं से भी कोई बार नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद कह रखा है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के भी अपार्टमेंट ओनर रजिस्टर हो सकता है। दूसरी बात जो थी ये कि बिना ओसीसीसी के अगर हैंडओवर ले लिया तो प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए ओसीसीसी जो होता है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। ओसी और सीसी नहीं भी है तो भी कॉमन एरियाज़ हैं और हमारा जो दायित्व है बीइंग एन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन वो उनको मैनेज करना, उनकी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, रंगाई पुताई, ये सब जितने एरियाज़ आपको मिल गए हैं उनको मेंटेन करने का, हॉर्टिकल्चर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। और जितना जल्दी आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे लेने में बिल्डिंग की हालात उस ख़राब होते जाएंगे। तो फिर मान लीजिए एक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या फिर वे पंजीकृत हो गया डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से, तो फिर हैंडओवर प्रोसेस उसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? हैंडओवर स्टार्ट करने का, देखिए जिस दिन ही आपकी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन रजिस्टर हो जाए आप एक लीगल नोटिस या लेटर, आप उसको जो भी नाम देना चाहें, आप अपने बिल्डर को और अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उनको इस बात की सूचना दे दें कि आप पंजीकृत हो चुके हैं और अब से इस सोसाइटी का कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़ आप मैनेज करेंगे सेक्शन 14(5) के अंदर, जहाँ की डीम्ड हैंडओवर का प्राविधान है। और आप साथ ही में नोएडा अथॉरिटी या जो जहाँ पर लीज़ के बेसिस पे ये सब प्रोजेक्ट्स बनते हैं और फ्लैट्स का आदान प्रदान, मतलब सब्सिक्वेंट सेल एंड परचेज ऑन दी एनओसी ऑफ नोएडा अथॉरिटी होता है, वहाँ पर आप कहेंगे कि सेक्शन एक्चुअली बायलॉज 39 के अंतर्गत अब आप एनओसी निर्गत करेंगे और आपके एनओसी के बिना कोई भी यहाँ पर अब सेकेंड हैंड सेल ट्रांसफ़र ना हो। और साथ ही में आप उसमें डिमांड करेंगे कि आपका आईएफएमएस और जो सिंकिंग फ़ंड है, अब जितने भी नए बायर्स आएँ उनके मेंटेनेंस चार्जेस,
उनका सिंकिंग फंड और उनका आईएफएमएस आपके पास जमा हो, और जो पिछले जितने लोग थे, हाँ, जो लोगों ने ऑलरेडी ऑक्यूपेंसीस पोजीशन ले लिया है, उनका जो आईएफएमएस और सिंकिंग फंड है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। आप बिल्डर से डिमांड करिए, हाँ, आपके हक को लेने के लिए। कभी आप ये मत समझिए कि आपका राइट नहीं और बिल्डर आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एक वन फाइन मॉर्निंग वो आपके साथ राउंड टेबल मीटिंग करके और सब कुछ आपको सारे पेपर्स दे देगा। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि दे विल ट्राई टू डिले इट टू द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल हैंड ओवर करने में। तो आपको अपने हक को पहचानना है और हैंड ओवर की प्रक्रिया में 14/5 के अंदर डीम्ड हैंडओवर की प्रक्रिया को अपनाते हुए आप टेंडर फ्लोट करिए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ नई अपॉइंट करिए, हाउसकीपिंग फैसिलिटीज़ नई अपॉइंट करिए, और नोएडा अथॉरिटी को इस बात की सूचना देते रहें। और एक जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, शिप्रा शिवश्री अपार्टमेंट, उसका रेफरेंस देते हुए कहिए कि हमें 3 महीने के अंदर अपने कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ पर आप पोजीशन दीजिए और हमें इस बात का राइट दें कि हम अपने आप सिक्योरिटी एजेंसी, हाउसकीपिंग एजेंसी आदि को अपॉइंट कर सकें और उनको दें। मीनवाइल आप ये सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना टेंडर प्रोसेस के थ्रू या जो भी प्रोसेस आप फ्री एंड फेयर प्रोसेस अपनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द वेंडर्स, वो अपना करके आप अपने वेंडर्स की लिस्ट फाइनल करके वो अथॉरिटी को दे दें कि हमने इनको अपॉइंट कर दिया है और अब बिल्डर को यहाँ से निकलने के लिए निर्देश जारी किया जाए। जी। तो मोस्टली ज़्यादातर वे ये समझती हैं कि कॉमन एक्सपेंसेस का कलेक्शन का अगर राइट मिल गया तो हमने हैंडओवर ले लिया है, लेकिन हैंडओवर सिर्फ कॉमन एक्सपेंसेस का कलेक्शन नहीं है, उसमें बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं। तो हैंडओवर कंप्लीट कब समझा जाएगा, जब कौन सी चीज़ें बिल्डर के द्वारा हैंडओवर कर दी जाएंगी तब ये समझा जाएगा कि हैंडओवर, हाँ, अब कंप्लीट सेंस में हैंडओवर हो चुका है प्रोजेक्ट का? देखिए, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ का हैंडओवर होता है। कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट में ही, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज में जाकर उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ की डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। अब रही बात, अगर आपको किसी कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़ को मैनेज करना है तो उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होना चाहिए। जानकारी के लिए आपको सारे मैप्स चाहिए होंगे, सारे इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स के सर्टिफिकेट चाहिए, उनके वेंडर्स कौन थे उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो एसटीपी प्लांट है, वाटर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स हैं, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको चाहिए होगी। जितने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी क्या मेंटेनेंस के पेपर्स हैं या उनके खरीद परचेज़ रिलेटेड पेपर्स, इन सब की पेपर्स चाहिए होंगे। तो इसमें दिया हुआ है अपार्टमेंट एक्ट में कि जब ट्रांसफ़र होगा तो सारे जो मैप्स हैं ओरिजिनल फॉर्म में, लैंड रिलेटेड पेपर्स ओरिजिनल फॉर्म में, और बाकी जितने भी पेपर्स चाहिए होंगे वो हमने इस वीडियो के नीचे दिए हुए आर्टिकल में उनको एनुमरेट किया है, उनको लिस्ट डाउन किया है। पर वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। उसमें और भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन कि किस रीजन में आपका आ रहा है, मतलब किस शहर में है, हो सकता है कि लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हों, पर ये मोटा मोटी एक लिस्ट है जो कि आपको लेना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हो गई कॉमन एरिया, उसके साथ जो फैसिलिटीज़ हैं, तीसरा पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, चौथा आईएफएमएस मनी, सिंकिंग फंड। तो ये सारे जब पेपर्स आएंगे तो उसको हम लोग एक कंप्लीट हैंडओवर कहेंगे। और इसमें कॉमन एक्सपेंसेस कलेक्ट करने का राइट आपके पास उसी दिन से आ जाता है जिस दिन की आपने अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन रजिस्टर करा ली और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया या फिर कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं डीआर ने पास किया है। कई बार ऐसा भी ऑर्डर होता है कि राइवल क्लेम्स आ जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ फ्रेश इलेक्शन कराने का ऑर्डर कर देते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। तो एक प्रॉपर इलेक्शन के बाद जो बॉडी आ जाएगी वही अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कहलाएगी, जिसको कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया हो जिस बोर्ड को। जी आनंद। जी, और एक इशू ये भी उठता है कि सोसाइटी के अंदर जो कन्वीनियंट शॉप्स होती हैं या फिर जो भी दुकानें होती हैं वो कॉमन एरियाज़ में आती हैं या नहीं, क्योंकि कई सोसाइटीज़ में ये भी देखा गया है कि हैंडओवर के बाद भी दुकानों के ऊपर बिल्डर का ही कब्जा रहता है या फिर दुकान वाले अपनी एक अलग एसोसिएशन बना लेते हैं। तो उस पर हाँ, ये देखिए इशू बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में आ रहा है। इसका एक सीधा और सिंपल आंसर ये है कि आप जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है, आप अपने प्लॉट का लीज डीड देखिए या फिर जो सेल डीड है वो देखिए और ये देखिए कि उस लैंड का यूज़र क्या है।
हर लैंड का एक लैंड यूज़र होता है, मतलब कि कमर्शियल हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, रिटेल हो सकता है, और मिक्स्ड डेवलपमेंट यूज़ हो सकता है, रिक्रिएशनल हो सकता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग अलग तरह का लैंड यूज़र देती हैं। अगर आपका लैंड यूज़र परमानेंटली या प्योरली रेजिडेंशियल है तो उसके ऊपर कोई भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं बन सकता। अगर वहाँ पर शॉप्स हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कन्वीनियंट शॉप्स के नाम से जानी जाएंगी। अपार्टमेंट एक्ट में कॉमन एरियाज़ की डेफिनेशन के हिसाब से हर वो एक चीज़ जो कि वहाँ पर रहने वाले निवासियों के लिए आवश्यक है और बिना उस चीज़ के उनका जीवन निर्वहन नहीं हो सकता, तो वो एक कॉमन एरिया में आएंगी। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपकी जो शॉप्स हैं और जो आपका लोकल मार्केट है वो बहुत दूर है, तो इन सब चीज़ों को लोकल कंडीशंस में देखते हुए डिसाइड किया जा सकता है कि कॉमन एरिया है कि नहीं। एक तो ये बिंदु है जिसके साथ आप इवेल्युएट कर सकते हैं। पर किसी भी हाल में कमर्शियल ये जो शॉप्स होती हैं, अगर जो आपका लैंड यूज़र है वो रेजिडेंशियल है तो कमर्शियल बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, कन्वीनियंट और कॉमन एरिया और इंडिपेंडेंट एरिया में ज़रूर डिमार्केट की जा सकती हैं। अब आती है बात कि कौन सी शॉप्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जा सकता है और कौन सी शॉप्स को इंडिपेंडेंट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो जो डिज़ाइन आर का जजमेंट है उसमें ये भी कहा गया था कि 14/11/2013 के 90 दिनों के अंदर वो सारे ग्रुप हाउसिंग जो अंडर डेवलपमेंट हैं वो अपना डीड ऑफ डिक्लेरेशन दे दें, अन्यथा उनको कॉमन एरिया, उनको इंडिपेंडेंट एरिया या फिर लिमिटेड कॉमन एरिया क्लेम करने का कोई राइट नहीं मिलेगा, बल्कि सारे लैंड कॉमन एरिया डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो जो ग्रुप हाउसिंग 14/11/2013 को अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उनके द्वारा या उनके प्रमोटर के द्वारा 90 दिनों के अंदर इंडिपेंडेंट एरिया और कॉमन एरिया और लिमिटेड कॉमन एरिया को डिक्लेयर करते हुए डीड ऑफ डिक्लेरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं जमा कराया गया, तो वो इंडिपेंडेंट एरिया क्लेम नहीं कर सकती। जी जी, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो कोई भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन क्या बिना हैंडओवर के कैम्प कलेक्ट करने का उसके पास राइट है? बिल्कुल राइट है। जिस दिन आपका अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन रजिस्टर हो गया उस दिन से आपके पास डीम्ड हैंडओवर हो चुका है और आप अपने सारे रेजिडेंट्स को कॉल दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं कि अब से जितना भी कॉमन एरिया एक्सपेंसेस है, जिसको कि कॉमन एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, वो अब अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अकाउंट में जाना चाहिए। After the registration of the apartment owner association, it is the statutory obligation of all the apartment owners to deposit the common expenses in the account of the apartment owner association. और अगर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन चाहे तो बिल्डर से भी मेंटेन करा सकता है सोसाइटी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और बिल्डर को एज अ वेंडर ट्रीट कर सकता है, और वो जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो एसोसिएशन अपना उनके साथ हिसाब किताब करना शुरू कर सकता है, पेमेंट कर सकता है एक बार अगर उसके अकाउंट में पैसे आने लगे। और अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से देखिए जो लॉ की मंशा है वो भी यही है कि आप अपार्टमेंट ओनर्स जल्दी से जल्दी अपनी कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना शुरू करें और अपनी कॉलोनी को एक प्रॉफिटेबल कॉलोनी बनने से रोकें, और बिल्डर को जितना जल्दी हो सके उससे हैंडओवर ले करके और अपनी लायबिलिटीज़ अपने हाथ में लें। तो जितना जल्दी हो सके आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि अपने कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ का हैंडओवर लें। जहाँ तक बात है कि आप आईएफएमएस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आईएफएमएस कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि देखिए हैंडओवर लेने में कभी भी डिले ना करें, और ये कभी ना सोचें कि बिल्डर एक बार सारे फ्लैट्स बेच लेगा तो वो आपको आराम से आईएफएमएस का मनी या सोसाइटी का हैंडओवर करके चला जाएगा। आप जितना डिले करेंगे और जितने कम फ्लैट्स बचेंगे बिल्डर के बेचने के लिए, या फिर उसके जितने अनसोल्ड फ्लैट्स कम बिकेंगे, आपके चांसेस टू रिकवर आईएफएमएस थ्रू अपार्टमेंट एक्ट, वो आपकी जो स्थिति है वो कमज़ोर होती जाएगी। अगर मान लीजिए कि अभी भी अपार्टमेंट्स उसके बचे हैं 10-15 आपकी सोसाइटी में, या फिर इक्विवेलेंट टू दी आईएफएमएस, सपोज़ आप किसी की सोसाइटी में 50 लाख का घर है और जो आईएफएमएस रिकवर करना है वो 2 करोड़ है, तो अगर उसके 4 फ्लैट भी बचे हुए हैं तो आप 4 फ्लैट्स पर सेक्शन 20(1) और 20(2) के हिसाब से चार्ज क्रिएट करके अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू
उस पर चार्ज क्रिएट कर, अनसोल्ड फ्लैट्स पर चार्ज क्रिएट कर आईएफएमएस को भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे अपार्टमेंट्स बिक गए तो आपके हाथ से ये एक सीधा सिंपल प्रोसेस मिस हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं फिर सिविल कोर्ट या फिर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट आदि से हेल्प लेनी पड़ेगी, जहाँ पर कि डिसीज़न होने में बहुत सारा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दी एग्जिस्टिंग वर्कलोड। लेकिन अगर आप किसी अपार्टमेंट पर बिल्डर के चार्ज क्रिएट करते हैं तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के थ्रू ये प्रोसेस शायद 6 से 1 साल में, 6 महीने से 1 साल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसलिए कभी भी बिल्डर की बातों में ज़्यादा आ करके आप अगर हैंडओवर प्रोसेस को डिले करेंगे या फिर एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हिम्मत नहीं दिखाएगा आगे बढ़ने की एज़ पर द लॉ, तो आपका हैंडओवर के प्रोसेस में डिले होना की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी बातों के साथ आज हम इस अपने वीडियो का समापन करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें जो जानकारी साझा की गई वो आपके किसी काम आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।